हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और हमने देखा था व्हाट इज द बेसिक आइडिया ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में थोड़ा सा जाना था। क्लासिफिकेशन मीन्स टू सेग्रीगेट, बांटना, और बांटने के लिए हमें क्या चाहिए, कोई ना कोई आधार चाहिए कि हम किस आधार पर बांटते हैं। तो अभी हमारे सामने चैलेंजेस, जिस चैलेंज की हम बात करेंगे वो 118 एलिमेंट्स करंटली हमारे पास हैं। तो उन एलिमेंट्स को आज तो हम देखते हैं कि सबको कैटेगरी वाइज हमने बांटा हुआ है और पूरी पीरियोडिक टेबल हमारे पास है, लेकिन उसकी हिस्ट्री किस तरीके से चली, कैसे धीरे धीरे उनको बांटा गया, उसकी स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे डेवलपमेंट किस तरीके से हुई। तो 1817 से स्टार्ट हो जाता है इसके बारे में काम। नेम ऑफ द साइंटिस्ट वाज डॉबरनियर। तो एक जर्मन केमिस्ट थे डॉबरनियर, जिन्होंने सबसे पहले एक अटेम्प्ट किया कि जो एलिमेंट्स नोन हैं उनको हम किस तरीके से टेबल बनाएं, उनकी किस तरीके से उनको ग्रुप बनाएं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। नेम ऑफ द साइंटिस्ट डॉबरनियर, 1817, जर्मन केमिस्ट। तो अब इनका जो अरेंजमेंट था उसमें सबसे फेमस चीज है ट्राइड्स। ट्राइड्स आप याद रखें, ट्राइड मीन्स 3। तो डॉबरनियर की ऑब्जर्वेशन क्या थी कि अगर हम उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज करें जो एलिमेंट्स नोन हैं, तो ऐसे तीन तीन के ग्रुप हमें मिल जाएंगे जिनका जिनका जो है, जिनमें एक जो बीच वाला एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक मास बाकी दो के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर होता है। ठीक है, आपने कोई तीन एलिमेंट लिए 1, 2 एंड 3, और जो 1 और 3 का एवरेज होगा वो जो बीच वाला एलिमेंट है उसके बराबर होगा। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे लिथियम, यहाँ पे आप देख सकते हो, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इन तीन को इन्होंने एक ट्राइड में कन्वर्ट किया कि ये तीन तीन का एक ट्राइड का संबंध है। तो ट्राइड के संबंध कैसे था, लिथियम का एटॉमिक मास रफली था 6.9, सोडियम का ये, और पोटेशियम का ये। मैं कैलकुलेटर से आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। यानी जो लिथियम का मास और सोडियम का जो मास है, लिथियम और सोडियम, सोडियम का मास और लिथियम का मास, इन दोनों का एवरेज होगा, जो मीन होगा वो होगा सोडियम के मास के बराबर। एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों के मास को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ। लिथियम का था 6.9 और इसका 39, तो रफली 6.9 और प्लस 39, ये हो गया आपका 45.9, और इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आएगा 22.95, जो कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू है आपका 23, जो कि सोडियम। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि जो भी एलिमेंट्स हैं वो तीन तीन के ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं। उन्होंने इस तरह का एक लॉ बनाने की कोशिश करी, और बेसिकली यहाँ पे आप साइंटिस्ट के बारे में पढ़ सकते हो। ये तीन ट्राइड ही बनाने में वो कामयाब रहे। डॉबरनियर ट्राइड के नाम से फेमस हैं। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन ट्राइड को याद रखें, खासकर एग्जाम्पल देने के लिए आप फर्स्ट ट्राइड और उनके एटॉमिक मास को तो याद रख ही सकते हैं कि कैसे एक सक्सेसफुल ट्राइड उन्होंने बनाया, और लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, इनको कैसे साबित किया कि एक ट्राइड बनाते हैं। ठीक है, उस टाइम पे एलिमेंट्स इससे ज़्यादा नोन थे, लेकिन डॉबरनियर जो है वो इतने तीन ही ट्राइड बना पाए, बाकी को वो नहीं बता पाए कि उनके बीच में क्या रिलेशन है। तो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब भी यहाँ पे डेवलपमेंट होगी, जैसे अभी डॉबरनियर का ये हुआ, उसके बाद फिर हमारे पास ऑक्टेव, ऑक्टेव इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, ऑक्टेव का आएगा। फिर से हमारे पास ऑक्टेव, सॉरी, न्यूलैंड का ऑक्टेव का आएगा। उसके बाद मेंडलीव साहब आएंगे। तो जब भी एक साइंटिस्ट कुछ बात बताता है तो दूसरे साइंटिस्ट बताते हैं कि ये चीज़ यहाँ पर गलत है, तो वो जो पहली थ्योरी है वो गलत हो जाती है और दूसरी थ्योरी फिर चल पड़ती है। फिर उसकी कुछ यानी एक मॉडल आया, फिर इसके बाद एक और मॉडल आया, फिर इसके बाद एक और मॉडल आया। ये हमने उसमें भी देखा है कि एटम्स की कैसे डिस्कवरी हुई थी। तो हर एक साइंस थ्योरी ऐसे ही चलेगी, पहले एक मॉडल आएगा, उसकी कुछ मेरिट्स होंगे, कुछ प्लस पॉइंट होंगे,
और कुछ डिमेरिट्स होंगे। फिर ऐसे क्वेश्चन से पूछे जाएंगे जिससे मॉडल फेल हो जाएगा और कोई दूसरा आदमी अपना मॉडल देता है, फिर उसकी कुछ तो मेरिट्स होंगे और कुछ उसके नेगेटिव पॉइंट्स होंगे जिसके आधार पर उसको फिर खारिज कर देंगे, और तीसरी थ्योरी आएगी, फिर उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स आपको अलग अलग याद। तो क्वेश्चन किस तरीके से आता है कि ये जो मॉडल था या ये जो थ्योरी थी, इसकी प्लस पॉइंट क्या थे, मेरिट्स क्या थे, एडवांटेजेस क्या थे और डिसएडवांटेजेस क्या थे। तो सबसे पहला हमने पढ़ा ट्रायड के बारे में। ट्रायड के बारे में इतना ही है। उसके बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट कब किया, ये 1817 में किया गया था। अगला जो साइंटिस्ट था, नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज न्यूलैंड। न्यूलैंड बेसिकली एक साइंटिस्ट होने के साथ साथ, जॉन न्यूलैंड उनका कंप्लीट नेम था, इंग्लिश साइंटिस्ट थे ये, ब्रिटेन से। तो उन्होंने 1866 में अगला अटेम्प्ट किया, और वो बेसिकली एक साइंटिस्ट होने के साथ साथ एक म्यूजिशियन भी थे। तो जैसे म्यूजिक में नोट्स होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। एक टेबल बनाओ, सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर से आ जाता है। तो 7 की एक टेबल, ये इंडियन कल्चर, नीचे में जो सिंबल आपको डू रे, ये सब MIFASO, ये जो सिंबल दिए गए हैं आपको नीचे में, ये इंग्लिश म्यूजिक के नोट्स हैं। तो वहां पर भी ऐसे ही कॉन्सेप्ट है जैसे हमारे म्यूजिक में है। तो यहाँ पर बेसिक आइडिया क्या था कि जो न्यूलैंड है वो अपने म्यूजिक की थ्योरी से बहुत इंस्पायर्ड थे, और उन्होंने कहा कि नेचर में भी यही लॉ एप्लीकेबल होता है। उन्होंने हाइड्रोजन से स्टार्ट करके, जो सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट था, फिर इनको एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया, एक के बाद एक, सबसे हल्का पहले, फिर उससे भारी, 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 ऐसे अरेंज करते गए। तो उन्होंने पाया कि उसके बाद जो आएगा उनकी प्रॉपर्टी हर 8वें एलिमेंट की पहले से मैच करेगी। फिर और जब 8 जुड़ जाएंगे तो उसकी मैच, यानी हर 8वां एलिमेंट एक ही पीरियड में आएगा, इसके बाद हर 8th एलिमेंट। तो यही उनकी थ्योरी थी कि एवरी 8th एलिमेंट हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज। यहाँ पर आप देखो हाइड्रोजन और फ्लोरीन की और क्लोरीन की, हालांकि आज हम समझते हैं इसमें कितनी कमियां हैं, लेकिन ये इनकी थ्योरी का आधार था। तो आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जरूरी है कि जो डॉवर्नियर के ट्रायड थे उनका रूल क्या था कि उन्होंने 3-3 में बांटा, और फर्स्ट और थर्ड का जो एवरेज था वो सेकंड के बराबर आया। और यहाँ पर क्या आइडिया है कि न्यूलैंड साहब ने ऑक्टेव की थ्योरी दी कि हर 8वां एलिमेंट बराबर होगा, हाइड्रोजन से स्टार्ट करके उन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया। ठीक है, तो इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव के नाम से हम जानते हैं। और उस टाइम पे करीबन 56 एलिमेंट्स जो वो नॉन थे, 56 एलिमेंट्स नॉन थे, और उन्होंने इस तरीके से उनको अरेंज करने की कोशिश की। तो यहाँ पर इसका प्लस पॉइंट तो आप देख ही सकते हो कि इस मॉडल की मेरिट्स तो हमारे सामने हैं ही, लेकिन कुछ खामियां हैं। तो वो चीज़, ये ऑब्वियसली मेरिट्स में क्या आएगा कि जो डॉवर्नियर था उसके मुकाबले उनके जो ट्रायड थे, उन्होंने तो सिर्फ 3-3 में बांटा, तो सबको बांटना आसान नहीं था। इन्होंने लगभग काफ़ी सारे एलिमेंट्स को अपने उसमें जगह दी। ठीक है, तो 56 एलिमेंट्स उस टाइम पे नोन थे, तो उन्होंने इस तरीके से एलिमेंट्स को जगह देने की कोशिश करी। कुछ एक कमियां रह गई थी, वो ये कि उन्होंने ये माना कि आगे कोई एलिमेंट्स होंगे ही नहीं, सभी के सभी एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, तो ऐसा नहीं था। और कई दो को एक ही जगह दी गई, एक ही ग्रुप में जगह दी गई दो एलिमेंट्स को, तो वो ये है। तो आप देख सकते हो, इट वॉज फाउंड दैट द लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। कैल्शियम तक ही ये चला, उसके बाद वाले एलिमेंट्स इसको इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे। दूसरा था कि 56 एलिमेंट्स ये मान के चल रहे थे कि इतने ही होते हैं दुनिया में, तो ये भी एक गलत अजम्पशन थी। तीसरी बात क्या थी, इन ऑर्डर टू फिट उन्होंने दो को एक जगह पर रख दिया था। ये आप टेबल में देख सकते हो, मैंने आपको दिखा दिया था कि कोबाल्ट और निकल को एक जगह पर रखा गया है, सीजियम और La को एक जगह पर रखा गया है। तो इस तरह की प्रॉब्लम थी। आपको स्टेप बाय स्टेप यही करना है। पहले एक मॉडल आया, उसके प्लस पॉइंट क्या थे, फिर दूसरा और नेगेटिव पॉइंट्स क्या थे, फिर दूसरा मॉडल आया, उसके प्लस पॉइंट क्या थे और नेगेटिव पॉइंट क्या थे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्टडी करना है। 2 मॉडल मैंने आपको बताए हैं, आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।